मैं अभी खड़ा हूँ मराठा पूना के सबसे इम्पोर्टेंट किले में, जिसका नाम है शनिवार वाड़ा। किले की बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि घुसते ही सबसे पहले आप सीधे आगे नहीं जा सकते, या तो आपको लेफ़्ट जाना होगा या फिर राइट, क्योंकि सामने ये ऊंची सी दीवार खड़ी है, जिसकी वजह से एक अगर बड़ी आर्मी अंदर आती है तो वो तेज़ी से किले के ऊपर हमला नहीं कर सकती। इस बिल्डिंग को शनिवार वाड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बिल्डिंग का जिस दिन नींव रखी गई थी वो एक सैटरडे था, शनिवार। इसको बनाया गया था 1723 में, और 1732 में जब बाजीराव पेशवा जब यहाँ पे रहने के लिए आए, उस दिन भी शनिवार था, तो इसीलिए शनिवार वाड़ा। वाड़ा मतलब मराठी में होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हो, तो वहाँ से शनिवार वाड़ा बना। ये इस किले का एंट्रेंस है, मैं अभी ऊपर से देख रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर से। तो यहाँ पे आप गाड़ियाँ पार्क करते हैं और फिर आगे जाके दिल्ली दरवाज़ा आता है। दिल्ली दरवाज़े के ऊपर जाके फिर नगर महल आता है। वो जो आपको दिख रहा है सामने, ये दरअसल बाजीराव पहले का पुतला है, जो सबसे पहले शक्तिशाली पेशवा थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की बाउंड्रीज को बहुत दूर दूर तक पहुँचाया। अब आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पेशवा होता क्या है। जिस तरह से मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें सबसे जो ऊपर होता था, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर होता था, उसको छत्रपति कहते थे। वो एक तरह का पोजीशन था, डेजिग्नेशन था। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वैसे ही उनके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा छत्रपति बने। उनके जो नीचे होते थे जस्ट नंबर 2 पे, उनको पेशवा कहते थे। पेशवा भी एक पोजीशन का नाम था, तो छत्रपति ही पेशवा को अपॉइंट करते थे। तो जैसे आप समझ लीजिए कि किसी साम्राज्य के प्राइम मिनिस्टर, तो पहले पेशवा की पोजीशन अपॉइंट की जाती थी कि जिसने छत्रपति ने जिसको चुना वो पेशवा बन जाएगा। बट उसके बाद ये पोजीशन हेरिडिटरी में चलने लगी, मतलब पेशवा का बेटा ही पेशवा बने हैं। तो सारे पेशवाओं में जिस पेशवा का सबसे ज्यादा नाम होता है, जिस पेशवा के अंडर मराठा साम्राज्य ने सबसे ज्यादा उन्नति की, वो थे बाजीराव द फर्स्ट, पहले बाजीराव। और उनकी 2 बीवियां थी, एक थी काशीबाई और एक थी मस्तानी। काशीबाई के कुछ और पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे बालाजी बाजीराव, प्यार से उनको नाम बोलते थे नाना साहेब। उनके कुछ और भाई थे, बट जिस भाई की हमारी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंस है और शनिवार वाड़ा के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थे रघुनाथ राव। उनके अलावा मस्तानी के भी एक पुत्र थे, उनका नाम था शमशेर बहादुर। तो जब बाजीराव की मृत्यु हुई तो उनके बाद उनके सबसे बड़े बेटे यानी नाना साहेब यानी बालाजी बाजीराव अब पेशवा बने। और पेशवा बनने के बाद उनके सामने एक ये चैलेंज खड़ा हो गया कि दिल्ली में अभी अफगानिस्तान से अहमद शाह दुर्रानी हमला करने के लिए आ रहा था। तो इस हमले को रोकने के लिए, अहमद शाह दुर्रानी को रोकने के लिए, मराठाओं ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से एक सेना भेजेंगे। तो नाना साहेब ने अपने दरबार को बुलाया और कहा कि हम दिल्ली के कैंपेन के लिए किसको भेजें। तो सबसे जो ऑब्वियस उनके सामने चॉइस थी वो उनके छोटे भाई थे रघुनाथ राव, क्योंकि उनको नॉर्थ के मराठा कैंपेन्स में काफ़ी एक्सपीरियंस। तो जब उन्होंने रघुनाथ राव से कहा कि आप इस कैंपेन को लीड करिए, तो रघुनाथ राव ने कहा कि बिल्कुल करूंगा मैं। उसके लिए मुझे एक्स अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए और एक्स अमाउंट ऑफ सोल्जर्स, कुछ उन्होंने रिसोर्सेज की मांग की। ये रिसोर्सेज सुन के नाना साहब परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि पेशवाओं के पास अभी इतना पैसा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तुमको इतना पैसा और इतना सैनिक नहीं दे पाएंगे। तब फिर नाना साहेब के चचेरे भाई सदाशिव राव ने कहा कि मैं इस कैंपेन को लीड करूंगा और बहुत कम पैसे में, बहुत कम सेना में, और पूना से दिल्ली जाऊंगा तो रास्ते में बहुत सारे हमारे एलाइज पड़ेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े हैं, किंगडम से जो हमारे साथी हैं, हम उनसे मदद लेंगे और उनके सैनिकों को रिक्रूट करके हम दिल्ली में अहमद शाह दुर्रानी का मुकाबला करेंगे। तो इस तरह से अब नाना साहब ने कहा कि ठीक है, सदाशिव राव को इस कैंपेन का लीडर बना के भेजते हैं, और रघुनाथ राव फिर इस कैंपेन पे नहीं गए। अब नाना साहेब की वाइफ ने कहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट कैंपेन है और अगर आप खुद नहीं जा रहे हो, आप रघुनाथ को नहीं भेज रहे हो, तो आपने अगर सदाशिव को भेज दिया और उसने दिल्ली को जीत लिया, तो फिर दिल्ली में जाके वो अपने आप को राजा बोलने की कोशिश करेगा। तो आप इस पे सदाशिव राव को नहीं, विश्वास राव जो नाना साहब के अपने बेटे थे, उनको इस कैंपेन का लीडर बना के भेजो। तो इस तरह से नाना साहब ने अपने सबसे बड़े बेटे विश्वास राव को इस कैंपेन का ऑफिशियली लीडर बना के भेज दिया। तो अब पेशवा की फैमिली के 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स, उनके सबसे बड़े बेटे विश्वास राव, जो कि नाना साहब के बाद पेशवा बनने वाले थे, उनको, नाना साहब के चचेरे भाई सदाशिव राव को, और नाना साहब के दूसरे भाई जिनका नाम शमशेर बहादुर था, उन तीनों को इस कैंपेन पे भेज दिया। अब साल 1761 में पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी, उसमें आप जानते हैं कि इसमें मराठाओं की हार हुई थी और ये तीनों लोग मारे गए थे, सदाशिव राव, विश्वास राव और शमशेर बहादुर। पानीपत में हार के बाद
नाना साहब के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र विश्वास राव को गवा दिया। तो सवाल ये था कि अब नाना साहब के बाद पेशवा कौन बनेगा। तो एक तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि नाना साहब के बाद उनके जो दूसरे भाई हैं रघुनाथ राव, वो बहुत ही होनहार योद्धा हैं, उन्होंने बहुत कैंपेन्स में लीड किया मराठाओं को, तो उनको पेशवा बनना चाहिए। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि नहीं, नाना साहब के अपने ही बेटे को पेशवा बनना चाहिए। और फाइनली फिर नाना साहब ने मरने से पहले अपने बेटे, जो उनके सेकेंड नंबर के बेटे थे, जिनका नाम था माधव राव, उनको उन्होंने पेशवा बना दिया। तो इस बात से रघुनाथ राव काफी निराश हुए कि उनको गद्दी नहीं मिली, तो इसीलिए उन्होंने माधव राव से वो काफी उनकी दुश्मनी रही। और एक बार उन्होंने एक्चुअली हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर माधव राव के ऊपर हमला भी किया था। तो माधव राव को अपने ही काका के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी। किस्मत ऐसी पड़ी थी फिर पेशवाओं की कि पेशवा माधव राव की तबीयत खराब हुई। जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने फिर रघुनाथ राव से कहा कि मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और अपने छोटे भाई नारायण राव को भी बुलाया और कहा कि अब मेरे बाद जो पेशवा की गद्दी पे बैठेगा वो कौन है? मेरा छोटा भाई नारायण राव। उन्होंने फिर से रघुनाथ राव को गद्दी पे नहीं बैठाया। इस बात से आप इमेजिन कर सकते हैं कि रघुनाथ राव को बहुत इंसल्टेड, बहुत बेइज्जती फील हुई, क्योंकि वो कोई ऐसी ऐरे गहरे इंसान नहीं थे। वो पेशवा की फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे और वॉरियर्स में उनकी काफ़ी इज्जत थी। तो उनको बहुत बुरा लगा कि पहले उनके अपने भाई ने उनको राजा नहीं बनाया, उसके बाद उनके भाई के बेटे ने उनको वो इज्जत नहीं दी। सारे पेशवा, माधव राव हो गए, नारायण राव हो गए, ये इस बात को जानते थे कि रघुनाथ राव को गद्दी का बहुत लालच है। इसी वजह से माधव राव ने अपने राज में रघुनाथ राव को हाउस अरेस्ट किया था, मतलब अपने घर में उनको कैद किया। तो नारायण राव ने भी वही किया तो उनके बड़े भाई ने किया, यानी रघुनाथ राव को उन्होंने अरेस्ट किया और इस हाउस अरेस्ट से भागने की कोशिश की बार बार रघुनाथ राव ने, पर वो कामयाब नहीं हुए। और फिर अल्टीमेटली रघुनाथ राव की जो वाइफ थी, उनका नाम था आनंदीबाई, उन्होंने चीजें अपने हाथ में ली। वो चाहते थे कि उनके पति पेशवा बने। आनंदीबाई ने शनिवार वाड़ा के गार्ड्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उस टाइम जो शनिवार वाड़ा को गार्ड करते थे उनको गार्दी कहते थे। गार्दी दरअसल मराठा नहीं थे, ये कुछ नॉर्थ के फाइटर्स थे और ये सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे। बट क्योंकि इनकी जो प्रोटेक्शन स्क्वाड्रन थी ये बहुत इनकी अच्छी रेपुटेशन थी, तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए रखा गया। अब आनंदीबाई इस बात को जानती थी कि पेशवाओं ने जो यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं शनिवार वाड़ा को, उनको बहुत टाइम से सैलरी नहीं दी। उसका रीजन ये है कि उस समय पेशवाई की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं। तो इस बात का आनंदीबाई ने फायदा उठाया। उन्होंने गार्दियों के जो मेन सरदार थे उनको अपने पास बुलाया। उनका नाम सुमेर सिंह था और सुमेर सिंह को कहा कि तुमको मेरा एक काम करना है, तुमको मैं एक ऑर्डर दूंगी, लिखित ऑर्डर। उस ऑर्डर को तुम फॉलो कर दोगे तो तुम्हारी सारी सैलरी तुमको मिल जाएगी और तुमको बहुत सारा इनाम मिलेगा। और उसके बाद जो पेशवा बनेंगे वो तुमको मराठा दरबार में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन देंगे। तो सुमेर सिंह ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या करना है। और फिर आनंदीबाई ने एक लेटर जिसपे रघुनाथ राव की सील, उनका स्टैंप लगा हुआ था, वो लेटर लाके सुमेर सिंह को दिया। उस लेटर में लिखा था कि नारायण राव को रास्ते से हटाना है। एग्जैक्टली क्या लिखा था मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि गार्दियों ने दिन दहाड़े, मतलब पूरा दिन के 20 का टाइम था, लगभग 1-2 बजे का टाइम, उस टाइम पूरे शनिवार वाड़ा को उन्होंने सील कर दिया। ये कोई नॉर्मल किला नहीं था, यहाँ पे मराठाओं के पेशवा बैठते थे। और जब उन्होंने इस किले को सील किया था उस समय पेशवा नारायण राव किले के अंदर ही, और यहीं से फिर गार्दियों ने लोगों को मारना शुरू। हलचल होते हुए नारायण राव ने सुना तो अपने कक्ष से बाहर देखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोगों को मारकाट चल रही है। वो समझ गए कि ये मारकाट उन्हीं को पकड़ने के लिए हो रहे हैं। तो नारायण राव सीधे भाग के गए पार्वती बाई के कक्ष। अच्छा, पार्वती बाई कौन थी? पार्वती बाई सदाशिव राव की बीवी। उनके कक्ष में गए और उनको कहा कि मुझे बचाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग मेरे को मारने के लिए आ रहे। तो पार्वती बाई ने कहा कि इस समय इस किले में अगर कोई एक इंसान हमारी रक्षा कर सकता है, जो एक योद्धा है, वो रघुनाथ राव ही। और उस समय इत्तेफाक ये हुआ कि नारायण राव ने शनिवार वाड़ा के अंदर ही रघुनाथ राव को हाउस अरेस्ट करके रखा। तो नारायण राव जानते थे कि मेरे काका है आखिरकार, तो सीधे रघुनाथ राव के कक्ष में गए और उनको बोला चिल्ला के कि काका मला वाचवा, जो मराठी है, इसका मीनिंग होता है चाचा मुझे बचाओ। जब वो उनके कक्ष में पहुंचे तो रघुनाथ राव ने सीधे अपनी तलवार निकाली और बोला कि मेरे रहते हुए तुमको कोई टच नहीं कर सकता। तो उनके पीछे पीछे जब सुमेर सिंह और खड़क सिंह, ये सब गार्दी थी, जब नारायण राव को पकड़ने के उनके पीछे भागे और जब देखा कि रघुनाथ राव ने तलवार निकाल ली है और वो ऐसा कह रहे हैं कि तुमको कोई मार नहीं पाएगा, तो सुमेर सिंह लोग कंफ्यूज हुए, इन्होंने तुमको मारने का ऑर्डर दिया। बट इनफैक्ट रघुनाथ राव ने जो ऑर्डर दिया था वो मारने का नहीं दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया था नारायण राव को कैप्चर करने का, अरेस्ट करने का। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। जो आनंदीबाई ने सुमेर सिंह को लेटर दिया था, उस लेटर में रघुनाथ राव ने लिखा था
कि नारायण राव को कैप्चर करना है। ये लेटर उन्होंने मराठी में लिखा था और उनके एग्जैक्ट शब्द थे नारायण ला धरावा, मतलब नारायण राव को पकड़ो। पर आनंदीबाई ने उनसे लेटर लिया और सुमेर सिंह को देने से पहले उस लेटर में एक चेंज कर दिया, उन्होंने धरावा को मरावा कर दिया और इस तरह से वो लेटर में लिख उठा नारायण राव को मारो। और इस वजह से सुमेर सिंह सीधे मारने के लिए आ रहे थे। तो रघुनाथ राव ने जब अपनी तलवार निकाली और कहा कि तुमको कोई मारेगा नहीं मेरे सामने, तब ऐसा कहा जाता है कि आनंदीबाई सामने आई और उन्होंने रघुनाथ राव को समझाया कि ये वही लोग हैं जो तुमको बार बार हाउस अरेस्ट कर देते हैं, तुमको पेशवा नहीं बनने दे रहे हैं और तुम्हारी बार बार इतनी इंसल्ट करते हैं दरबार में, और तुम इनको बचा रहे हो। तो फिर रघुनाथ राव ने फिर इस बात को रियलाइज किया और अपनी तलवार उन्होंने नीचे कर, और फिर रघुनाथ राव के सामने सुमेर सिंह और खड़क सिंह ने मिलकर पेशवा नारायण राव को मार दिया। दरवाजे को नारायण दरवाज़ा कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस दरवाजे से साफ दिख रहा था जब नारायण राव को मारा गया था। तो देखिए इस दरवाजे के सामने वहाँ पे रघुनाथ राव का कक्ष था और उसके कक्ष में नारायण राव जी को मारा गया था। तो यही दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा, सबसे नज़दीक है उस कक्ष के। अब इनको मारने के बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि पेशवा बनेगा कौन, क्योंकि नारायण राव को मारने के बाद गार्दियों ने पूरे शनिवार वाड़ा के अंदर बहुत लूटपाट मचाई और जब बाहर जितने भी पेशवा के वफादार लोग थे उनको पता चला कि अंदर तो इतनी हलचल मच रही है, तो उन्होंने बोला कि हमको अंदर जाके देखना है। तो एक मंत्री को अंदर जाने की परमिशन दी गई और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रघुनाथ राव के कक्ष में रघुनाथ राव बिल्कुल सही सलामत है और उनके सामने नारायण राव की बॉडी पड़ी हुई। तब उस मंत्री को लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़। जब गार्दियों ने नारायण राव को मार दिया जो पेशवा है, तो उनके बाद जो नेक्स्ट बनने वाले हैं रघुनाथ राव, उनको कैसे छोड़ दिया, उनके सामने नारायण राव को कैसे मार दिया। और यहाँ से फिर रघुनाथ राव के ऊपर शक का सिलसिला शुरू हुआ कि इन्हीं के बोलने से नारायण राव को मारा गया। जब ये सब कुछ हो रहा था उस समय मराठाओं के चीफ जस्टिस जो थे उनका नाम था न्यायाधीश राम शास्त्री प्रभु ने, और उनको लोग बहुत न्याय की मूर्ति मानते थे, बहुत ही अनबायस्ड चीफ जस्टिस थे वो। तो उन्होंने अपनी छानबीन करना शुरू किया और जब वो छानबीन कर रहे थे, क्योंकि अभी पेशवा के मर्डर की बात, और ये ऐसा भी नहीं था कि पेशवा जंग में शहीद हुए हैं, एक सिटिंग पेशवा को बहुत बेरहमी से कोल्ड ब्लड में उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, इतनी बेरहमी से मारा गया था। तो इसी वजह से इसकी छानबीन होना इंपॉर्टेंट था। जितने टाइम में वो छानबीन कर रहे थे इसमें काफ़ी हफ्ते लग रहे थे, उस समय रघुनाथ राव ने पावर को अपने हाथ में लेने का पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया। तो अब क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग रघुनाथ राव को डाउट कर रहे थे कि इन्होंने ही नारायण राव को मरवाया है, तो अब मराठा साम्राज्य के अंदर दो गुट बन गए। एक गुट ऐसे लोगों का था जो रघुनाथ राव को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरा गुट ये था कि रघुनाथ राव ने नारायण राव को मारा है, इनको हम पेशवा नहीं बनने देंगे, अब पेशवा कोई और बनेगा। और पेशवा बनने के अब ऑप्शन कौन कौन था बहुत कम लोगों के बाद पता थी, बट नारायण राव के मरने से पहले उनकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उनका अगर बच्चा होगा, अगर वो लड़का हुआ तो वो पेशवा बनेगा पैदा होने के बाद। या फिर बाजीराव की जो दूसरी पत्नी थी मस्तानी, उनके जो बेटे थे शमशेर बहादुर जो पानीपत में मारे गए थे, उनके एक बेटे थे अली बहादुर, उनको हम पेशवा बनाएंगे, बट रघुनाथ राव को नहीं बनने देंगे। तो पूरी छानबीन चली और जब राम शास्त्री को प्रॉपर पता चल गया कि ये मर्डर किसने करवाया है, तो जिस दिन रघुनाथ राव गद्दी पे बैठने वाले थे पेशवा की, बिल्कुल उसी दिन दरबार में जाके राम शास्त्री प्रभु ने रघुनाथ राव से कहा कि ये मर्डर आपने करवाया है और आपको सजा होगी मौत की। तो रघुनाथ राव ने पहले तो मना किया कि नहीं, मैंने तो नहीं करवाया है, मैं तो कैसे, आप मेरे पे इल्जाम कैसे लगा रहे हो, मैं तो प्यार करता था नारायण राव को। बट फिर राम शास्त्री जी ने एक सबूत दिखाया और सबूत था वही डॉक्यूमेंट जिसमें वो लिखा हुआ था कि नारायण राव ला धरावा, उस जगह पे मरावा लिखा हुआ था। और वो डॉक्यूमेंट था किसके पास? शमशेर सिंह के ऊपर, जो एक गार्दी था। और शमशेर सिंह के पास से एक नारायण राव की दासी ने वो डॉक्यूमेंट चालाकी से चुराया था। तो ये डॉक्यूमेंट जब राम शास्त्री ने दरबार में दिखाया, उसमें पूरा लिखा हुआ था, उसमें रघुनाथ राव की सील थी। तब फिर रघुनाथ राव इस बात को मना नहीं कर पाए। उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने बस कैप्चर करने का ऑर्डर दिया था, मारने का ऑर्डर मेरा नहीं था, बट वो उनकी वाइफ आनंदीबाई ने ये चेंज कर दिया था। तो अब भाई मराठा लोग इस बात को ऑफिशियली मान गए कि रघुनाथ राव जो पेशवा बनने वाले हैं, उन्होंने ही अपने पिछले पेशवा को, अपने सगे भतीजे को इस तरह से बेरहमी से मरवाया है। अब ऐसी चीजें मुगलों में होती थी, वो आपस में अपने भाइयों को, अपने पिताओं को मारते थे गद्दी के लिए, बट मराठाओं में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि गद्दी के लिए किसी ने इस तरह से बेरहमी से किसी का कत्ल किया हो, और जिसका कत्ल हुआ था वो बच्चा था। तो बहुत सारे अपराध हुए थे इसमें। तो रघुनाथ राव की पेशवाई को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट फिर भी उस समय के लिए रघुनाथ राव ने पावर अपने हाथ में ली
और राम शास्त्री प्रभुने को वहां से जाना पड़ा। उसके बहुत टाइम के बाद जो दूसरी एक पार्टी बन गई थी जो ये कह रही थी कि हम रघुनाथ राव को पेशवा की पावर नहीं लेने देंगे, जो चाह रही थी कि नारायण राव के बेटे जो भी कोख में ही है, जब वो पैदा हो तो वो पेशवा बने। उन्होंने एक पूरा एक ग्रुप बनाया और वो फिर अपने छत्रपति के पास गए और उन्होंने कहा कि आप इसके लिए कुछ करिए। और फिर छत्रपति ने फैसला किया कि रघुनाथ राव की पेशवाई इनवैलिड, नल एंड वॉइड है। और अब जो नारायण राव के जो पुत्र हैं जो भी कोख में थे, जब वो पैदा होंगे तो वो राजा बनेंगे। और फिर वही पैदा हुए वो बेटे ही थे उनके, जिनका नाम सवाई माधव राव था, और उनको फिर बचपन में ही पेशवा की उपाधि दी गई। और जो ये मंत्रिमंडल था उन्होंने फिर पेशवाई का जो कार्यभार है वो अपने हाथ में लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा जो पूरे मराठा साम्राज्य का एक सीट ऑफ पावर था, जहां से सारे मराठा साम्राज्य को कंट्रोल किया जाता था, उसी शनिवार वाड़ा के अंदर एक सिटिंग पेशवा का मर्डर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये किला बन रहा था तो ओरिजिनल इंटेंशन ये था कि ये पूरे किले को पत्थर से बनाया जाएगा, और इनफैक्ट जो पहला फ्लोर था, जो ग्राउंड फ्लोर था, उसको पत्थर से बनाया भी गया। अगर आप फ्लोर देखिए, यहाँ पे ज़मीन देखिए तो एक ऐसा पत्थर की है। और उसके बाद फिर लोगों ने आपत्ति प्रकट की कि कैसे आप पूरा महल पत्थर का बना रहे हो। उसके आगे के जो फ्लोर्स बनाए गए वो फिर ईंट के बनाए गए। यहाँ पे जगह जगह पे मार्किंग्स लगी हैं कि ये जगह का सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, नारायण राव का कक्ष कहाँ पे था उसकी मार्किंग है, रघुनाथ राव, सदाशिव राव का कक्ष कहाँ पे था, यहाँ पे दरबार था, यहाँ पे गणेश महल था, सारी मार्किंग्स हैं। तो अगर आप रुक रुक के हर जगह पे पढ़ रहे हैं और इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस किले में पूरा टाइम लगाएंगे अगर आप, तो 3 घंटा तो आपको लगेगा। अभी तो ये किला सिर्फ एक फ्लोर का रह गया है, बट ऐसा कहते हैं कि अपने पूरे पीक पे जब ये किला था तो इसमें कुल मिला के 7 फ्लोर्स थे। तो हर इंपॉर्टेंट किले की दीवारों पे ऐसे ये होल्स दिख जाएंगे, चाहे तो वो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है या स्क्वायर शेप पे है। इनका पर्पस ये था कि जब भी कोई आर्मी अटैक करती थी तो जो डिफेंडिंग आर्मी है जो अंदर खड़ी है, वो इन होल्स के थ्रू या तो एरोस फायर कर सकती है या गरम गरम तेल गिरा सकती है बाहर की आर्मी को। और देखने से बहुत सिंपल लगेंगे, बट ये काफ़ी गहरे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। में से किसी एक होल पे अगर मैं जूम इन करता हूँ, मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ, तो ये देखो, अगर मैं इस छेद से गरम गरम तेल गिराऊंगा तो जो नीचे आर्मी खड़ी है उसकी तो आई हालत खराब हो जाएगी। किले की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं। अगर आप किसी बूढ़े इंसान को साथ में लेके आ रहे हो तो आपको उसको सहारा देना पड़ेगा। अपने पीक पे इस किले पे कुल मिला के 1000 लोग रहते थे। तो इस किले में कुल मिला के 6 बड़े दरवाजे थे, जिसमें मेन दरवाजा था दिल्ली दरवाजा जो मेन एंट्रेंस था, मस्तानी दरवाजा जो दिल्ली दरवाजे की बिल्कुल साइड में है, और उसके अलावा था एक गणेश दरवाजा जिसके सामने मैं अभी खड़ा हूँ। अगर आप इस दरवाजे के साइज को देखो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये इतना बड़ा है साइज में कि अगर कोई आर्मी की एक छोटी टुकड़ी अंदर घुसना चाह रही है तो एक बार में 10 फौजी पैरेलली घुस सकते हैं, जिसकी वजह से ये दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट था गार्ड करने के लिए। इसी वजह से ये बहुत सिक्योर दरवाजा भी था इस महल का। अभी मैं जहाँ पे चल रहा हूँ, जैसे आपको पीछे रास्ता नजर आ रहा है, ये रास्ता दरअसल हर किले में होता ही है। दीवारों के चारों तरफ ऊपर पूरी पेरीमीटर को कवर करने के लिए एक रास्ता बना होता है, जिस पे चल के आप किले के चारों तरफ नजर रख सकते हो कि कौन सी आर्मी आ रही है, क्या मूवमेंट हो रहा है। और आज हम अगर इस किले के आसपास देखें तो आपको देखो इतनी बिल्डिंग्स और ये इतना रोड नजर आएगा, इतना ट्रैफिक नजर आएगा। बट पहले के टाइम पे पूरा खाली होता था। तो अगर आप यहाँ से खड़े होके अच्छा बाहर देखोगे तो आपको दूर 15-10 किलोमीटर तक आपको पूरा नजर आता था। तो इस वजह से उस समय ये जो रास्ता बना हुआ है दीवारों के साथ, इसकी बहुत अहमियत होती थी। अगर आज भी आप यहाँ से खड़े होके पीछे की तरफ देखो तो आपको 10 किलोमीटर तो नहीं, बट 100-200 मीटर तो दिख ही जाएगा। क्या बोलते हो, वो 200 मीटर होगा नहीं। वाड़ा के बिल्कुल साइड में यहाँ पे एक कॉलेज भी है, HV देसाई कॉलेज, कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। किला सुबह 9:30 से लेके शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप पुणे में हो तो इस किले को ज़रूर देखना जाके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।